अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 104 स्टार्ट हो गया जी कैब 5 का। एक तो आपने इतनी छुट्टियां की हैं, दूसरा आप बातें कर रही हैं बेटा हैं। अच्छा जी, हम IFRS 15 कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जो अगर पहले सफ़े पे आए ना तो यहाँ पर IFRS 15 की 5 स्टेप अप्रोच लिखी हुई है। आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, आइडेंटिफाई सेपरेट ऑब्लिगेशन, डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस, एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस, रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन और एज एंटिटी सेटिस्फाइज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। भाई इसका कुछ कर लें, पॉज करके सही कर दें जी। अब इन 5 स्टेप्स को जो है वो 1 बाय 1 पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एग्जाम्पल 1 है ना, इसको अब आपने कर लेना है, एक दफ़ा पढ़ लेना है, जस्ट रीड मारना है, ठीक है। इसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि अंग्रेज़ी में लिख कर कि एक बंदे ने कंप्यूटर और साथ साथ सर्विसेज देने का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसमें फिर आपकी एलोकेशन वगैरह भी है तो इसको करना है। लेकिन हैंड आउट कह रहा, हैंडसेट वाला एग्जाम्पल अभी आपने नहीं करना, ये मैं आपको खुद करवाऊंगा जब मौका आएगा। ओके, अच्छा जी। अब स्टेप 1 आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर जो है, इसको मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो सिंपल सी बात है, कहता है जी पहला स्टेप ही क्या है, आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट को। ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, एम्प्लाइड भी हो सकता है, एंटी कस्टमरी बिजनेस में। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है बिटवीन 2 और मोर पार्टीज दैट क्रिएट्स एनफोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। राइट्स और ऑब्लिगेशंस दोनों होती हैं, ठीक है। सेलर की ऑब्लिगेशन होती है कि उसने गुड्स डिलीवर करनी है, लेकिन उसका राइट होता है कंसीडरेशन रिसीव करना। ऐसे ही कस्टमर का राइट होता है गुड्स रिसीव करना, उसकी ऑब्लिगेशन होती है पैसे पे करना, ठीक है। तो ऐसा एग्रीमेंट दो बंदों के, दो पार्टीज के दरमियान जो एनफोर्सेबल राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट करे। एनफोर्सेबिलिटी ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ मैटर ऑफ लॉ। कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटन, ओरल और इम्प्लाइड, वो ऊपर वाली बात ही दोबारा लिखी हुई है, ठीक है। अब व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो कौन सी 5 बातें हैं, ठीक है, छठी तो नहीं होनी चाहिए, वो अलग पढ़ते हैं। कौन सी 5 बातें हैं जो होंगी तो IFRS 15 कहता है कि मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट मानूंगा। वो 5 बातें क्या थी? द पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट, ओरली करें, रिटर्न करें, या बिजनेस प्रैक्टिस कोई उस हिसाब से करें। एंटिटी का मतलब इस पूरे स्टैंडर्ड में ना, एंटिटी का मतलब सेलर है, एंटिटी मतलब सेलर, ठीक है। तो सेलर के ऊपर ही सारा स्टैंडर्ड लगा हुआ है, सेलर के ऊपर ही, सेलर को ही कहता है रेवेन्यू, सेलर ने रिकॉर्ड करना होता है। तो सेलर कैन आइडेंटिफाई बोथ पार्टीज राइट्स, के गुड्स डिलीवर करनी इसका ऑब्लिगेशन है और कैश पेमेंट इसका राइट है, ठीक है। तो गुड्स की डिलीवरी एक की ऑब्लिगेशन, दूसरे का राइट, कैश की पेमेंट एक की ऑब्लिगेशन, दूसरे का राइट, ठीक है। सेलर कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टीज राइट। सेलर कैन आइडेंटिफाई पेमेंट टर्म्स फॉर गुड्स सर्विसेज टू बी ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल, पेमेंट 30 दिन में होनी है, 40 दिन में होनी है, 10 दिन में होनी है, पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाई कर सके। और कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। ये ज़रा क्विकली मैंने करके जान छुड़ा ली थी, ठीक है। अब इसको ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। वैसे कहा था मैंने आपको कि ये आपने होमवर्क में पढ़ के आनी है। समझ आई थी? पढ़ा था इसको किसी ने कोशिश की पढ़ने की? किसी ने इस एग्जाम्पल को पढ़ा हो, हाथ खड़ा करें। यार संडे को किया क्या आप लोगों ने? वैसे ये संडे तो बिल्कुल सुबह से मैं पढ़ा रहा हूँ, तीसरा पेपर पढ़ा रहा हूँ। FAR 1 वाले कुछ नहीं करके आए, CMA वाले कुछ नहीं करके आए, R2 वाले कुछ नहीं करके आए। क्या मतलब भाई, क्या चाहिए आपको? चाहती क्यों मार रहे हैं? अच्छा जी, क्या करते रहे आप लोग? बोले। अच्छा जी, कमर्शियल सब्सटेंस होने का मतलब क्या है? रिस्क, टाइमिंग, अमाउंट, एंटिटी के फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, जब कोई कैश फ्लोज के अंदर चेंज आए, ठीक है। अब मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि 2 शॉपकीपर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। एक लाहौर में बैठा हुआ है, दूसरा कराची में, ठीक है। अब
द मोबाइल ऑर्डर्स आर प्लेस्ड बाय कस्टमर्स ऑनलाइन और शॉपकीपर्स देन डिलीवर द मोबाइल यूजिंग कोरियर। इनके कस्टमर्स इनको ऑर्डर देते हैं और ये फिर कोरियर के जरिए अपनी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर जो आता है उसको भिजवा देते हैं। अब लाहौर वाले शॉपकीपर ने रिसीव किया एक ऑनलाइन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर इन कराची। एक कस्टमर उसका कराची से उसने ऑर्डर दिया और जो मोबाइल उसने ऑर्डर किया था वो स्टॉक में नहीं पड़ा था लाहौर में, इसलिए उसने अपने दोस्त कराची वाले से कहा कि तुम ज़रा इस कस्टमर को, मेरे कराची वाले कस्टमर को मोबाइल भेज दो। अब लाहौर वाला सेलर है, ठीक है जी, लाहौर वाले सेलर को ऑर्डर रिसीव हुआ कस्टमर से, अब इस कस्टमर को क्या पता, कस्टमर कराची में बैठा हुआ है, इस कस्टमर को क्या पता कि इसने जिसको ऑर्डर प्लेस किया है उसने इसको चीज़ भेजी है, उसको तो चीज़ आ जाती है ऑनलाइन, ऐसी होता है ना, बस चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब लाहौर वाले ने रिक्वेस्ट किया कराची वाले से कि भाई एक काम करो, आप मेरे कस्टमर को चीज़ें डिलीवर कर दो, ठीक है। तो ये गुड्स डिलीवर हो गई। अब गुड्स तो डिलीवर हुई, गुड्स तो डिलीवर हुई हैं कराची वाले की तरफ से, लेकिन कराची वाले की सेल नहीं है, क्योंकि लाहौर वाले ने क्या कहा था इसको कि भाई एक्सचेंज में तुम्हें कैश नहीं दूंगा, बल्कि एक्सचेंज में क्या करूंगा, इन एक्सचेंज इन फ्यूचर ही विल डिलीवर सेम मोबाइल फॉर कराची शॉपकीपर टू हिज कस्टमर इन लाहौर। अगर तुम्हारा कोई ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो मैं लाहौर से यही वाला मोबाइल मैं उसको तुम्हारी जगह पे ट्रांसफ़र कर दूँगा। और फिर यही हुआ, यही हो गया होगा, ठीक है। और यही हुआ क्या, कराची वाले कस्टमर को ऑर्डर रिसीव हुआ फ्रॉम, अब मैं ये नहीं लिख रहा उसको कहाँ से हुआ, उसको कराची से भी ऑर्डर आ सकता है, उसको लाहौर से भी आ सकता है, तो उसको ऑर्डर रिसीव हो गया, कराची वाले को अपने कस्टमर से ऑर्डर रिसीव हुआ, कस्टमर उसका लाहौर में बैठा हुआ है, ठीक है। अब ऑर्डर रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये उसको ऑर्डर रिसीव हुआ है। अब इसने कहा कराची वाले ने लाहौर वाले को, भाई याद है तुमने कहा था, याद है, आ गया वो ऑर्डर, तो ज़रा मेहरबानी करके मेरी गुड्स तो भिजवा दो मेरे कस्टमर को। हमने कहा ठीक है जी, इसने गुड्स भिजवा दी इसको। अब ये गुड्स डिलीवर हुई, ठीक है जी, तो ये गुड्स डिलीवर दोनों जगह पे लिखा हुआ, ठीक है। अब गुड्स डिलीवर कर दी किसने, बोलो, लाहौर वाले ने कराची वाले को। अब लेकिन मसला ये है कि जब कस्टमर का ऑर्डर लाहौर वाले को रिसीव हुआ था तो रेवेन्यू इसने बुक किया होगा, रेवेन्यू इज बुक्ड बाय लाहौर सेलर, लाहौर शॉपकीपर, ठीक है। लेकिन गुड्स तो आई थी कराची वाले से। अब मामला क्या है, मामला ये हो रहा है, ज़रा देखिएगा कि असल में मैं यूं कर देता हूं कि ये जो आपस की ट्रांजैक्शन इनकी हुई है, आपस की ट्रांजैक्शन क्या हुई है, कराची वाले ने लाहौर वाले के कस्टमर को गुड्स डिलीवर किए हैं, लाहौर को तो नहीं की, और बदले में लाहौर वाले ने कराची वाले के कस्टमर को गुड्स डिलीवर किए हैं, खुद को तो नहीं की। अब कराची वाले के कस्टमर को जब चीज़ें पहुंचेंगी तो रेवेन्यू कराची वाला अपने कस्टमर का रिकॉर्ड कर लेगा, तो रेवेन्यू इज बुक्ड बाय कराची सेलर। अच्छा अब इधर देखो, ये रेवेन्यू बुक करना बिल्कुल ठीक है और ये रेवेन्यू बुक करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब स्टैंडर्ड ने रोका किस चीज को, स्टैंडर्ड ने कहा देखो लाहौर वाले ने क्या किया, जब उसके कस्टमर को कराची वाले ने चीजें भेजी तो एक तो उसने ये रेवेन्यू बुक कर लिया, और फिर जब लाहौर वाले ने इस कस्टमर को चीजें भेजी तो उसने वो सेल भी बुक कर ली। कराची वाले ने जब अपने कस्टमर से ऑर्डर रिसीव किया, चीजें उधर से आ गई तो ये रेवेन्यू बुक किया, तो ठीक था, तो कस्टमर के साथ था, लेकिन कराची वाले ने इसको भी एज अ रेवेन्यू बुक किया हुआ, यानी ये जो चीजें इसने लाहौर वाले कस्टमर को भेजी थी, तो ये तो डबल सेल की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो असल में ये एक बार्टर की ट्रांजैक्शन थी, गुड्स विद गुड्स, बस विद बस, कैश विद कैश, कार विद कार, कैश विद कैश।
कार विद कार, तो बार्टर कर लिया इन्होंने। तो स्टैंडर्ड कहता है ये ट्रांजैक्शन जो है ना, ये ट्रांजैक्शन जो आपको ये नजर आ रही है, गुड्स का इधर जाना, लाहौर से यूं समझो कराची की तरफ जाना, या कराची वाले से लाहौर वाले की तरफ जाना, असल में ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर किसी एक को दूसरे की बनिस्बत कोई फायदा नहीं हो रहा। वही 3310 इसने भेजा था कराची वाले कस्टमर को, कराची वाले सेलर ने उसको एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। फिर 3310 कराची वाले ने, सेलर ने भेजा इस कस्टमर को, ठीक है, तो अब कराची वाले ने इसको भेजा, लेकिन रेवेन्यू 3310 का ये लाहौर वाले ने बुक कर, ये रेवेन्यू ठीक है, ये रेवेन्यू भी ठीक है, लेकिन ये ना हो कि ये रेवेन्यू भी बुक कर रहे हैं अपने कस्टमर वाला और इसको भी एज अ रेवेन्यू बुक कर रहे हैं। कराची वाला कहे मैंने लाहौर वाले को चीज़ें बेची हैं, लाहौर वाला कहे मैंने कराची वाले को चीज़ें बेची हैं, तो इसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। हाँ, अगर ये ट्रांसफर डिफरेंट अमाउंट पे हो, किसी एक को फायदा हो जाए दूसरे को नुकसान हो जाए, फिर तो कमर्शियल सब्सटेंस आ गया ना। फिर तो ऊपर क्या लिखा हुआ था कि फ्यूचर के कैश फ्लोज, एंटिटी के कैश फ्लोज, रिस्क नहीं, टाइमिंग चेंज होगी, टाइमिंग नहीं, अमाउंट चेंज होगी। मतलब किस तरह से, इस तरह से कि एंटिटी के फ्यूचर कैश फ्लोज उसकी वजह से चेंज हो रहे हैं, कैश फ्लोज चेंज हो रहे हैं, किसी एक को फायदा हो रहा है, तो फिर तो वो कमर्शियल सब्सटेंस आ गया ना उसके अंदर, या दोनों को भी हो रहा है तो वो तो अलग बात है, फायदा नुकसान नहीं हो रहा, बिल्कुल गुड्स विद गुड्स है, ठीक है। तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो है ना, ये इसकी आपको इजाजत नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली बस गुड्स डिलीवर करना, ये आपने बस इस बदले में किया था कि आपके कस्टमर को भी गुड्स डिलीवर हो गई, तो ये कोई नहीं। हाँ, ये ठीक है, जिसने ऑर्डर, लाहौर वाले ने रेवेन्यू बुक किया और कराची वाले ने भी रेवेन्यू बुक किया, अपना अपना रेवेन्यू बुक करें बस, ठीक है, वो आपस वाले को ना करें। लाहौर वाले टोटल में पेट्रोल खत्म हो गया, कराची वाले टोटल और लाहौर वाले टोटल ने लाहौर वाले पीएसओ से कहा आपके पास फ्यूल पड़ा है आप हमें दे दें, बदले में आपके कराची वाले पीएसओ के अंदर खत्म है, हमारे टोटल कराची में पड़ा, वहां से आपको हम वो फ्यूल दे देते, कोई फर्क नहीं पड़ना इसमें, ठीक है। इधर वाले फ्यूल इधर पहुंचा देते, उधर वाले उधर पहुंचा देना। अगर कोई कैश फ्लो में चेंज आना है फिर तो कमर्शियल सब्सटेंस आ गया, ठीक है। कमर्शियल सब्सटेंस कब नहीं होगा, जब एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं वो चेंज नहीं हो रहे। तो ये जनाब आपका था कमर्शियल सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, ठीक है। अब कमर्शियल सब्सटेंस किस कॉन्ट्रैक्ट में है, ये विद कस्टमर, ये आपस में कोई कमर्शियल सब्सटेंस इनका नहीं है, इसलिए ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की इजाजत भी नहीं होगी, डबल रिकॉर्डिंग। बेटा उसने डेटर डेबिट सेल क्रेडिट तो कर लिया, इन्वेंट्री बेशक किसी अमानत के तौर पे रख ले, यूं करके साइड पे रख दे, इन्वेंट्री हेल्ड फॉर कराची, तो फिर जब वो ख़त्म हो जाए तो उसको से निकाल दे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल बुक करनी तो है ना उसने, तो कॉस्ट ऑफ सेल बुक करके अपनी इन्वेंट्री क्रेडिट कर लेगा, ठीक है, लेकिन अपनी इन्वेंट्री क्रेडिट करके उसको दूसरे के लिए अमानत के तौर पे तो रख सकता है। या कोई एंट्री ना करे, बाद में कोई एंट्री ना करे, बस जब मोबाइल चला गया तो एंट्री तो पहले ही हुई पड़ी थी, दोबारा से फिर कॉस्ट ऑफ सेल बुक नहीं होगी, सेल भी बुक नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो बेटा वो तो कैश फ्लो चेंज हो जाएगा ना, फिर कमीशन अगर आ रहा है तो फिर कमर्शियल सब्सटेंस आ गया ना। अगर कोई चेंज नहीं आना, किसी को फायदा नहीं हो रहा, नॉट कैश फ्लो, अगर एक्सपेक्टेड टू चेंज है तो फिर कमर्शियल सब्सटेंस है, अगर नहीं चेंज हो रहा तो फिर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। आपने कमर्शियल सब्सटेंस डाल तो दिया, नहीं फिर कमीशन ही करना चाहिए बाहर, ये तो देखेंगे ना आप, ये तो नहीं होना चाहिए ना, फिर दो सेल तो फिर भी बुक नहीं होनी, तो वो सिर्फ क्या रिसीव करेगा, कमीशन, एक दूसरे से क्या रिसीव करेंगे, कमीशन। तो फिर कमीशन को देखना पड़ेगा कि अगर इनकी रूटीन है तो इसको रेवेन्यू में डाल दे, वरना अदर इनकम में डाल दे, लेकिन सिर्फ क्या लेंगे, कमीशन। ये रेवेन्यू तो फिर भी वही है, डबल रेवेन्यू रिकॉर्ड ना कर लें फिर आप खाम, ठीक है। मतलब मैक्सिमम क्या होगा, कमीशन। तो इस अगर आप डीट डाउन जाके देखें तो इस सेल पे तो फिर भी कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, वो तो कमीशन की ट्रांजेक्शन ही फिर अलग कर लें, एक ने कमीशन दे दे फिर दूसरे ने दे दिया, तो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर वो सेम हो तो फिर आप कहोगे यार दोनों में कोई फर्क नहीं आया, बाय द वे, ठीक है। बहरहाल पानी में नहीं डालें, आगे चलें। It is probable that entity will collect the consideration considering only customer's ability and considering only customer's ability and intention to pay that amount when it is due। तो जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको ये उम्मीद होनी चाहिए, जब आप सेलर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट की सही शर्त, सही होने की एक निशानी क्या है कि इसको उम्मीद है कि पैसे आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके अंदर से दोनों चीज़ें देखनी है, एबिलिटी भी
कि इस काबिल भी है, इंटेंशन भी, नीयत भी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें देखनी है। तो ये 5 चीज़ों का होना एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और अगर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगली बात, इन 5 में से कोई एक भी ना हुई तो कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। इन 5 में से, इन 5 चीज़ों में से कोई एक भी ना हो, या भी आप फ्रेश हैं, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, अब फिर सवालों पे चले जाएंगे, फिर एंड पे जाके जब आप सवालों से तंग आएंगे फिर थोड़ी थ्योरी फिर आगे कर लेंगे, ठीक है। इन 5 चीज़ों में से कोई एक भी ना हुई तो कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है जी? तो कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाता है। खराब हो जाता है का मतलब क्या? मतलब फिर ये 5 स्टेप्स की अप्रोच फिर नहीं चलेगी। फिर 5 स्टेप्स को फॉलो करके आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। 5 स्टेप तो नॉर्मल पैसे आए ना आए, पैसे आए ना आए, अगर पीओ सेटिस्फाई हो गई है तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। लेकिन मिसाल के तौर पे सवाल के अंदर पेमेंट टर्म्स ही नहीं आइडेंटिफाई हुई। अब रेवेन्यू सेलर साहब डिलीवरी के ऊपर कहे जी मैंने पीओ सेटिस्फाई कर दिया है, मैं तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर वो रिकॉर्ड कर लेता है और कल को वो सेलर ये कस्टमर मुकर जाता है पैसे देने से और वो कोर्ट में जाता है, बायर ये सेलर कोर्ट में ले जाता है कि जी ये पैसे नहीं दे रहा, तो कोर्ट कहेगा कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ लिखा हुआ है। तो फिर या तो वेट करना पड़ेगा कोर्ट के फैसले का, या फिर एक्चुअल में वो पैसे दे ही दे, तब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड करना नहीं है। ये नॉर्म से हट जाएगा काम। असल कहानी ये है, ठीक है। बहरहाल इन 5 चीज़ों में से कोई एक भी ना हुई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? खराब। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा जी? खराब। सही है। अच्छा, लेकिन यहां पर आकर ना स्टैंडर्ड एक एक्सेप्शन देता है, कहता है क्या कोई ऐसी सूरत भी है कि कॉन्ट्रैक्ट खराब हो फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाए? तो जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया एडवांस में ही कि कॉन्ट्रैक्ट खराब था, पेमेंट टर्म्स नहीं थी, लेकिन सेलर ने भी गुड्स भेज दी, कस्टमर ने रिसीव भी कर ली, एक्सेप्ट भी कर ली, कस्टमर ने पैसे भी दे दिए, और ये जो पैसे दिए हैं ये नॉन रिफंडेबल हैं, वापस भी नहीं होने, तो फिर क्या रह गया? स्टैंडर्ड कहता है फिर कोई बात नहीं, पीओ सेटिस्फाई करते हुए तो होल्ड कर लेना था आपने, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना था, लेकिन अब तो सारा कुछ ही हो गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही एग्जीक्यूट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही एग्जीक्यूट हो गया। तो मैंने यहाँ पर लिखा अगर कॉन्ट्रैक्ट, अब उर्दू अंग्रेजी लिखी हुई उधर, ठीक है ना, अंग्रेजी लिखी है किताब में, इसलिए टेंशन ना ले, इधर उर्दू लिखेंगे हम। अगर कॉन्ट्रैक्ट खराब हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट खराब हो यानी उनमें से कोई एक मसला है जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर वो 5 स्टेप्स फॉलो नहीं हो, रूटीन खराब हो जाती है, ठीक है ना। फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हुए आप पीओ सेटिस्फाई करते हुए नहीं कर सकते, फिर कुछ आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एक चीज, ठीक है, कोई भी एक चीज है, पेमेंट टर्म्स नहीं है तो चलो, पेमेंट टर्म्स हैं तो दोनों के पास अब अप्रूवल ही नहीं है किसी का, ठीक है, दोनों के पास जो है वो मतलब राइट्स ही नहीं पता लग रहे किसके कितने के, कोई भी चीज ऐसी इसमें से खराब हो तो फिर स्टैंडर्ड कहता है होल्ड करो, ठीक है, रेवेन्यू रिकग्निशन को होल्ड करो। अगर कॉन्ट्रैक्ट खराब हो तो क्या फिर भी नॉर्मल अंदाज में रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है? यूं बोलना चाहिए मुझे, फिर भी नॉर्मल अंदाज में रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है? स्टैंडर्ड कहता है नहीं, नॉर्मल अंदाज में फिर नहीं हो सकता। नॉर्मल अंदाज क्या है? जब पीओ सेटिस्फाई हो जाए रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, नॉर्मल नहीं। हाँ, अब नॉर्मल वे है, वो क्या है? बैठो फिर इंतजार करो, आपने गुड्स डिलीवर कर दी, उधर से पैसे भी आ गए, वो पैसे अब नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, अब तो कुछ नहीं बचा। स्टैंडर्ड कहता है अब जिस दिन पैसे रिसीव हो गए नॉन रिफंडेबल, अब रिकॉर्ड कर सकता है। हो सकता है डिलीवरी आपने की हो 25 दिसंबर को और पैसे रिसीव हुए हो जाकर 15 जनवरी को अगले साल, बीच में ईयर एंड आ गया हो, तो वो पिछले साल आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। वो ये रोकना चाह रहा है कि जब तक कंफर्म ना हो, क्योंकि राइट्स ही नहीं। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट सही था
तो फिर नॉर्मल अंदाज के अंदर 25 को ही आपने रेवेन्यू बुक कर लेना था जब गुड्स डिलीवर करनी थी, पीओ सेटिस्फाई करनी थी, उस दिन रिसीवेबल बुक कर लेते। लेकिन आज किस बेस पे रिसीवेबल बुक करें जब कॉन्ट्रैक्ट में ही गड़बड़ है, जब लिखा ही को नहीं हुआ उसने पैसे देने हैं, लिखना भूल गए जो भी। हाँ नो डाउट लोग ऑनर करते हैं, मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात को मिसिंग रह गई थोड़ी बहुत, तो ये तो बिजनेस रिलेशन होता है, रूटीन में चल रहा होता है, तो लोग ऑनर करते हैं, वो चीज़ पहुंच गई वो पैसे दे देंगे, उन्होंने भी आगे बिजनेस करना है, चलता रहता है काम। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है थोड़ा होल्ड करो, है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट खराब हो तो क्या फिर भी नॉर्मल अंदाज में, नॉर्मल वे में, फिर भी नॉर्मल वे में रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की इजाजत है? रेवेन्यू अंग्रेजी तो लिखी है मैंने, उर्दू लिखनी है बस मिली जुली, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो भाई इसका जवाब है नहीं। इसका क्या जवाब है जी? नॉर्मल वे में रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं जी, नॉर्मल वे में नहीं कर सकते। अच्छा, कोई अब नॉर्मल वे है? बिल्कुल जी। फिर एक्सेप्शंस हैं। अब यहाँ पर 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं। वो 2 एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं? स्टैंडर्ड कहता है कि जी देखें, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा ही एग्जीक्यूट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा एग्जीक्यूट ही हो गया, यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि गुड्स जो है वो आपने डिलीवर कर दी, पेमेंट आपने रिसीव कर ली, और जो पेमेंट आपने रिसीव की है ये पेमेंट नॉन रिफंडेबल है, ये पैसे अब वापस भी नहीं देने आपने किसी भी सूरत में। तो इस सूरत के अंदर स्टैंडर्ड कहता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। लेकिन किस वक्त? नॉर्मल अंदाज में तो गुड्स डिलीवर करते हुए करना था, यहाँ पर क्या करोगे? जिस दिन पैसे रिसीव हो जाएं और वो नॉन रिफंडेबल हो, तो अब स्टैंडर्ड कहता है ठीक है अब तो कुछ नहीं बचा, कोई बात नहीं अब कर लो, ठीक है। तो एक ऑप्शन क्या है, एक एक्सेप्शन क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाने का मतलब ये होता है कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, मतलब जिसके जिम्मे जो जो था, मतलब सेलर ने परफॉर्म कर लिया, सेलर ने अपनी पीओ सेटिस्फाई कर दी, सेलर परफॉर्म कर चुका है, कस्टमर पे कर चुका है। वैसे स्टैंडर्ड ने लफ्ज लिखा है सब्सटेंशियल अमाउंट, यानी 90% से ऊपर, लेकिन सब्सटेंशियल अंग्रेजी वहाँ पढ़ लेना, सब्सटेंशियल वहाँ से पढ़ लेना, फिलहाल सादा रखें, पहली बार चीज़ सामने आ रही है ना। तो सेलर परफॉर्म कर चुका है, कस्टमर पे कर चुका है, और अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल। जो पे किया है सेलर ने रिसीव किया और कस्टमर ने जो पे किया है ये क्या है? ये नॉन रिफंडेबल है, तो अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल। अगर ये चीज़ें पूरी हो जाएं, ये चीज़ें पूरी हो जाएं, ये तीनों चीज़ें पूरी हो जाएं तो रिकॉर्ड कर सकते हो रेवेन्यू। लेकिन कब रिकॉर्ड करोगे रेवेन्यू? व्हेन नॉन रिफंडेबल, when non-refundable amount is received। ठीक है, तो ये नॉर्मल तरीका नहीं है। नॉर्मल वे क्या है? जिस दिन गुड्स डिलीवर करो। बात समझ आई है? अच्छा, एक और एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन ये है कि जी मिसाल के तौर पे हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ कि आपको ना जी, आप हमें ना जी एक सॉफ्टवेयर बना दें कॉलेज में चलाने के लिए। उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट जितना है ना वैल्यू जो है उसका 10% आपको एडवांस देना पड़ेगा। हमने कहा जी ठीक है, कॉलेज वाले कहा जी दे देते, कोई मसला नहीं। लेकिन साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि ये एडवांस नॉन रिफंडेबल है। ये एडवांस क्या है? नॉन रिफंडेबल है। कुछ दिन बाद हमारा जहन बदल गया, हमने कहा यार, हम उनको फ़ोन किया, हमने कहा यार वो हमने नहीं करवाना कॉन्ट्रैक्ट, वो हमने नहीं सॉफ्टवेयर बनवाना। अब जो एडवांस दिया था क्या वो वापस आएगा? तो सॉफ्टवेयर कंपनी हालांकि
पीओ सेटिस्फाई कोई नहीं हुई थी, लेकिन अब पीओ रही ही कोई नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ बल्कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया। स्पेशल केस, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, और जो अमाउंट एज एन एडवांस रिसीव की हुई थी वो नॉन रिफंडेबल थी। तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है, अब ये नॉर्म से हट गया है। नॉर्म क्या है? पीओ सेटिस्फाई करो तो ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई। ये क्या है? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। ये आखिरी बात है, बस थोड़ी हिम्मत करें, ठीक है? बस ये आखिरी बात है थ्योरी की। फिर चलते हैं, सवाल ही सवाल है आज, सवाल ही सवाल है आज, सिर नहीं चुकना जा रहा है इंशाअल्लाह। तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एग्जीक्यूटेड, इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड। कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड। तो फिर क्या होगा जी? जो एडवांस रिसीव था, एडवांस जो रिसीव हुआ वो नॉन रिफंडेबल है। एडवांस रिसीव्ड इज नॉन रिफंडेबल। अब अगर एडवांस रिसीव जो हुआ है वो नॉन रिफंडेबल है और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? टर्मिनेट। तो फिर मुझे बताओ, क्या कोई सेलर के जिम्मे कोई और काम रह गया? अब फिर क्या उस सॉफ्टवेयर हाउस ने और कुछ करना है? ये पैसे अब अपने जेब में डालने के लिए क्या कुछ उनको और करना पड़ेगा? जो करना था वो तो हमने कर दिया, हमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया था, तो जो एडवांस लिया हुआ है वो अब सेलर साहब, सॉफ्टवेयर कंपनी जो है उसको रिकॉर्ड कर ले। भाई जाग जाओ, बस ये आखिरी बात है, थोड़ी हिम्मत कर लो। बस ये मेरी तरफ से, मुझे पता है ये काम वजन नहीं होता, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके स्लोली आपको ये नशा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो बस अभी सवाल करते हैं, सवाल पे सवाल करेंगे, कोई भी नहीं खैर है, थ्योरी ना सही आज, थोड़ी सी और कल कर लेंगे। वैसे एंड पे थोड़ा सा करेंगे। रिकॉर्ड कर लो रेवेन्यू, रिकॉर्ड रेवेन्यू when contract is terminated, when contract is, देखो जी पहले मैंने आपको ना इसीलिए 5 स्टेप्स पढ़ाए, फिर मैंने आपको पहले दिन से इस बात के ऊपर लगाया, 5 स्टेप्स बता दिए थे। ये हैं कि IFRS 15 5 स्टेप अप्रोच पे चलता है। सबसे पहले ज़रा बताओ मुझे क्या थी वैसे? सबसे पहले आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। ये तो हम आगे आ गए ना कि कब कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उधर चल रहे हैं, इससे पीछे जरा वापस जाओ। आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, determine the transaction price, allocate the transaction price on the basis of standalone price, record revenue when PO is satisfied। अब ये नॉर्मल है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट सही है तो फिर अगले काम इसी तरह से होते चले जाएंगे, और जब पीओ सेटिस्फाई हो जाए, कैश आए या ना आए, रेवेन्यू सेलर रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में 5 चीजों में से कोई एक चीज मिसिंग हो गई तो IFRS 15 कहता है कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गया, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, मेरे हिसाब से है ही नहीं। ठीक है, तो मैं आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट को तभी कर पाऊंगा जब ये 5 चीजें हो, है ही नहीं। तो इसलिए स्टेप 1 गया, तो फिर नॉर्मल तरीके से अब रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट खराब है क्या फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस सूरत में जब ये 2 एक्सेप्शनल केसेस आ जाए। पहला एक्सेप्शनल केस क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें खराबी थी थोड़ी सी ड्राफ्टिंग में उसके, वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट ही हो गया। सेलर ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी, कस्टमर ने पेमेंट कर दी, पेमेंट नॉन रिफंडेबल है, तो जिस दिन पेमेंट रिसीव होगी उस दिन रिकॉर्ड करेगा, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल पीओ सेटिस्फाई। ठीक है। अच्छा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया और एडवांस ले रखा था आपने नॉन रिफंडेबल, जिस दिन टर्मिनेट हुआ है उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। ये 10% की अमाउंट, ये अच्छी लगी, बैठे बिठाए है, बंदा टर्मिनेट कर गया, हमें 10% मिल गया। ठीक है, हम भी तैयारियां कर रहे होते हैं उसकी। ले जी, काफी अभी फिलहाल के लिए ये डोज। ठीक है, उम्मीद तो बड़ी है, ये नजर आ रहा होगा। वैसे ही आप छोटे छोटे नोट्स अपने बना लेंगे, कोई मसला ही नहीं होना इसमें। क्या चीज़ इसमें है ही नहीं, कुछ इसमें स्टैंडर्ड में कुछ है ही नहीं। अच्छा जी, अब ये लिखा कहाँ पे हुआ है? ये तो आपको ज़ाहिर है घर जाके पढ़ना ही पड़ेगा ना जी। ऐसा थोड़ा ही है कि मैं आधा घंटा ऐसे भी लगाऊं और उसके बाद फिर मैं आपको, पढ़ाना तो मैंने फिर भी है, लेकिन बहरहाल पहले आप पढ़ेंगे, पहले आप।
देखो जी, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट एनी ऑफ अबव कंडीशन विल द रेवेन्यू बी रिकॉर्डेड, उल्टा फिर भी रिकॉर्ड हो जाएगा रेवेन्यू। हाँ जी, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट दिस क्राइटेरिया रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड, लेकिन ओनली व्हेन either of the following events have occurred: NT has no remaining obligation and customer and all or substantially all consideration promised by customer has been received and it is non-refundable, or contract has been terminated and consideration received is non-refundable, तो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड करना। ये मैंने लिखा, ठीक है। NT shall record consideration received from customer as a liability until one of the above events occurs or until the criteria are subsequently met. In either case liability shall be measured at amount of, वो ये कहता है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने पैसे पहले रिसीव कर भी लिए हैं, ठीक है, तो फिर भी डिलीवरी के ऊपर नहीं, ठीक है। हाँ, सारे पैसे अगर पहले ही रिसीव हो गए हैं तो फिर इत्तेफाक ऐसा होगा कि वो नॉन रिफंडेबल भी हैं, तो फिर डिलीवरी के दिन ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी, शर्तें पूरी हो जाएंगी। लेकिन कभी कभी ऐसा ही होता है ना, 10% 20% हमने रिसीव किया होता है, तो चीज़ें डिलीवर कर दी, 10-20% रिसीव हुआ था, वो तब तक लायबिलिटी में रहना है जब तक कॉन्ट्रैक्ट की खराबी सही ना हो जाए या फिर इन दोनों में से कोई मसला ना हो जाए। ओके, तब तक इसको किस में रखना है? लायबिलिटी में। जैसे ये सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करेगी जब 10% एडवांस रिसीव करेगी, तो कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट इसने ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करनी थी तो उस वक्त लायबिलिटी डेबिट करके रेवेन्यू क्रेडिट करना था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, अब लायबिलिटी डेबिट करके इनकम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे अगली दो एग्जांपल्स में आपने यही देखना है होमवर्क के अंदर ना, ये पढ़ तो लिया अब मैंने मिलकर आपके साथ, लेकिन ये दोनों एग्जांपल्स पेज 435 वाली आपने कर ली। अब ये मैं एंड पे पढ़ाता हूँ, और ये एंड पे जो पढ़ाना है ना, ये क्या है देखते हैं अगर बचा टाइम तो। इसमें हमने ये कहना है कि अगर कुछ तो कहेंगे, छोड़ो फिलहाल, वैसे सुन तो लो। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर ऐसी क्लॉज पड़ी हो जिसमें कोई एक टर्मिनेट कर सकता है होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को विदाउट कंपनसेशन, तो इसको IFRS 15 कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता। बहरहाल वो 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है और ये छठी चीज़ का ना होना ज़रूरी है, यूँ समझ लें, तो इसलिए इसको अलग पढ़ेंगे, ये ना मिक्स ना हो। अभी 5 चीज़ें पढ़ी हैं ना, अभी ज़रा उन्हीं को पक्का रखते हैं, ठीक है। और उसमें एक्सेप्शन क्या है, अगर उन 5 में से कोई मिसिंग हो फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन नॉर्मल वे में नहीं। वो फिर 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं स्टैंडर्ड ने अलाउ किए हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट सबसे हैवी काम है, इसमें भी कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, फिर मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, फिर कहीं जाके ये कहानी इसकी ख़त्म होगी। ये सारे सवाल हमने करने, ये जो ये 4 5 6 नहीं आए इकट्ठे, एक ही क्लास में हम 2 से 3 कर लेते होते। अच्छा, उसके बाद ये जाके फिर आइडेंटिफाई करना है सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ जा ख़त्म होना है। फिर उसके बाद ये चल रहा है, इसमें से चीज़ें ऐसे थोड़ी थोड़ी तोड़ के करते चले जाएंगे ना जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाकर डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस, जिसमें से एक कर लिया, ऐसे ही किसी एक दिन बाकी सारे हो जाएंगे। ये सबसे लंबा चौड़ा काम यही था। ये डिस्कशन है, ये हमारे सिलेबस से बाहर की चीज़ है, लेकिन लिखा हुआ है, थोड़ा समझा दिया जाएगा, बट वैसे ये कैफ 5 के लेवल पे टेस्ट नहीं होता। नॉन कैश कंसिडरेशन, कंसिडरेबल दोनों बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, एक ही दिन में ये फड़कते हैं, ठीक है। वेरिएबल कंसिडरेशन ऐसी फिर हर एक के बारे में बताया गया, एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ से करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ हमारा सफ़र, ठीक है। ये हम कर चुके, कुछ कर रहे हैं इसमें से। और ये स्टेप 4, ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करो, इसके लिए स्टैंड अलोन प्राइसेस का होना ज़रूरी है। आज तो नहीं, अब कल बताऊंगा। फिर अगर ये ना हो तो फिर कुछ मेथड्स हैं। ये 2 होमवर्क में कर ली थी एग्जाम्पल्स, आप किसने की थी? किसने की थी? तुमने पिछली बार वाला तो नहीं बता दिया? हाँ जी, किसने की थी जी? अच्छा चले एक और का हाथ नीचे चला गया, मैं बताऊं। अच्छा, अब मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग अगर नहीं होगी तो फिर ये मेथड्स हैं, बहुत आसान है, पढ़ेंगे, बारी आने पे पढ़ेंगे। वैसे थोड़ा गो थ्रू करा रहा हूँ, ये सब करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है बिल्कुल। एक उसको ना ये जेल करके चलते जाएंगे कि जो पढ़ा इस तरह के सवाल करते जाएंगे, इंशाल्लाह पक्का भी होता जाएगा, ठीक है। और आखिर में रिकॉर्ड करो रेवेन्यू जब PO सेटिस्फाई हो। इसके अंदर पॉइंट इन टाइम ज़रा आसान है, ओवर टाइम के लिए थोड़ी बहस है। ये बहस भी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। उसके बाद फिर ये 5 स्टेप्स तो पूरे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ जो है वो स्पेशल केसेस इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये 5 स्टेप्स तो पूरे हो गए। फिर मेथड्स हैं कुछ रेवेन्यू को ओवर टाइम रिकॉर्ड करने के, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ये कुछ वही रेवेन्यू की, ये रेवेन्यू की रिकग्निशन चल रही है। फिर एक स्पेशल एरिया आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का। उसके बाद फिर
प्रेजेंटेशन, डेबिट साइड की बात होगी, ठीक है, कि डेटर रिसीवेबल कब लेना है, और फिर एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट एसेट आएगा, ये पढ़ना है हमने, ठीक है, लाइबिलिटीज़ की। उसके बाद ये कैंसिलेबल नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत आसान डिस्कशन है, ठीक है। अब ये सब क्या चल रहा है, ये स्पेशल केसेस हैं। डिस्काउंट वाउचर्स आपने नाम सुना होगा, ट्रीटमेंट यहाँ सीखेंगे। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स वगैरह सुना होगा, ये हमने करना है। छोटे छोटे 2-3 अदर एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर, दैट्स इट। ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। ये बहुत आसान स्टैंडर्ड है, सिर्फ लगता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सिर्फ लगता बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर एक चीज़ के ऊपर बेताशा एग्जाम्पल्स हैं। तो हम इस वक्त ये कर रहे हैं, वही 5 स्टेप्स ही आपको दिखाए हैं जिनको हम 1 बाय 1 करते जाएंगे, ठीक है। आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक। बस एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है आपको, क्योंकि इसको पूरा टाइम देने के लिए हम फिर छोटे मोटे जो काम रह गए हैं उसको अलग टाइम में करते हैं। चलें जी, हम कौन से सवाल पे पहुंच गए थे? 3 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, अब आपने नहीं किया तो मैं नहीं पूछूंगा, बस बहुत हो गई। 5 भी कर लिया था, 6 भी मैंने करवा दिया था, 7 आपको होमवर्क दिया था, 12 पे तशरीफ लाइए। आज इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है ये आपको कराऊंगा। सेल विद रिटर्न बेसिस, जो हमने शाहीन वाले सवाल में गुजारे से कर लिया था कि सेल ऑन रिटर्न बेसिस को सेल रिकॉर्ड नहीं करना, आज प्रॉपर उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। नहीं करना तो कैसे एंट्रीज करनी है, जैसे इनका सवाल था, अपनी इन्वेंट्री क्रेडिट करके हम अपने कस्टमर के पास अपनी इन्वेंट्री डेबिट करेंगे। ये सारी कहानी आज उम्मीद बड़ी है करेंगे, लेकिन पहले ज़रा थोड़ा सा उधार चुकता कर लें। जो कल आपकी हिम्मत जवाब देती नज़र आई थी तो मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद 2 एक पास पेपर्स करते हैं, थोड़ा सा पता लगे कि यार पास पेपर्स हमें आ रहे हैं, हम करते जा रहे हैं पास पेपर्स, टुकड़ों के अंदर ऐसे ही करते चले जाते हैं, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन में देखिए मामला क्या है। अभी तक हमने जितने भी सवाल देखे हैं जी, उनके अंदर मामलात कुछ ऐसे चल रहे थे कि गुड्स डिलीवर हो रही थी स्टार्ट में और कैश था बाद में, ऐसा ही है, बोलो। तो हमने असूल क्या बना रखा था? हमने असूल बना रखा था कि हम सेल को बुक करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। कैश चूँकि सवाल में गिवन होता है, कैश अभी नहीं आया तो इसको डिस्काउंट करके सेल बुक करते थे, और उसके बाद दूसरी तरफ डेटर बुक कर लेते थे, और फिर डेटर को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करवाते रहते थे। यही कर रहे थे। और बोलो, अच्छा अब अच्छा जी, अब आज मामला क्या है, ज़रा 12वें सवाल को पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए ज़रा 12वें सवाल को, देखिए क्या कह रहे हैं, समझ आती है? जी क्या कहा जा रहा है जी? कहते हैं जी, स्टार लिमिटेड हैज़ मेड फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, कैश ऑफ 2 मिलियन विल बी रिसीव्ड एट साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी 1 जुलाई 2020 पे, और गुड्स को यानी आज कैश इधर आ रहा है और डिलीवरी बाद में। तो सेल तो डिलीवरी के वक्त होती है बुक, ऐसे ही है कि नहीं? तो बोलो, सेल इधर बुक होनी है और कैश इधर आ गया है। अब कैश क्वेश्चन में गिवन होता है, कैश, ठीक है, कैश क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। कैश आज रिसीव करेंगे तो ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स इन फ्यूचर। इसका मतलब सेल को फिर आपको बुक करना पड़ेगा ऑन डिलीवरी एट फ्यूचर वैल्यू, यानी आप आज खड़े होकर पहले से ही इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, सेल बुक करते थे प्रेजेंट वैल्यू पर। आज सेल बुक नहीं करनी है फिलहाल 1 जुलाई 2000, ये जो सी भी डेट है 1 जुलाई 2020 पर, आज हम सेल बुक नहीं कर रहे, आज तो हमने लायबिलिटी बुक करनी है, क्योंकि आज हमने चीजें एडवांस फ्रॉम कस्टमर, लायबिलिटी है। अब सेल तो 2 साल बाद जाके 30 जून 21, हाँ 2 साल बाद जाके कहीं बुक होनी है सेल, ठीक है। तो 2 साल बाद की वैल्यू आज ही निकाल के रख लें।
फ्यूचर वैल्यू। लेकिन कैश आज आपने रिसीव किया, कैश को या डिस्काउंट कर देना होता है या कैश को देखें कैश को कंपाउंड कर देना होता है। तो ये कैश जो आज रिसीव हुआ है ये लायबिलिटी है, ठीक है। तो इस कैश को यूज करके आप फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, ये निकाल के रख लेंगे आप, और आज बुक करेंगे आप लायबिलिटी। अब पहले आप सेल बुक करके डेटर बुक करते थे, कैश बाद में होता, डेटर ग्रो होता था और इंटरेस्ट इनकम आती थी। आज कैश रिसीव कर ले, यहाँ पे लायबिलिटी पड़ गई। यूं समझो किसी से आपने लोन ले लिया, सेंड कहता है भाई ये सादा एडवांस फ्रॉम कस्टमर नहीं है, ये तुमने ऐसे समझो जैसे बैंक से लोन लेते 2 साल के लिए, वैसे ही तुमने यहाँ पे काम किया हुआ। तो तुमने एक तरह से किसी से पैसे ले लिए हैं, फ्यूचर में ये पैसे प्लस इंटरेस्ट वापस करोगे। जैसे मिसाल के तौर पे आज एक चीज़ जो है वो 1200 रुपये की है और एक बंदा हमें एडवांस पैसे जमा करा देता है 1200, और वो कहता है कि भाई 2 साल बाद 1500 की मुझे ये चीज़ जो है वो तुमने दे देनी है। तो स्टैंड कहता है ये तुमने असल में आज 1200 उससे लिया है और 2 साल इसका 1200 इस्तेमाल करोगे और दूसरे साल के एंड पे ये 1200 जमा 300 इंटरेस्ट का वो दे रहे हो, चीज़ के पैसे तो नहीं दे रहे, सिर्फ इंटरेस्ट भी दे रहे हो। बहरहाल इसको ऐसे ही जैसे लोन होता है वैसे समझेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। सवाल की तरफ आते हैं। तो मैं यहाँ पर सवाल में बनाता हूँ, यकम जुलाई 2020 है और 2 साल बाद यानी 30 जून 22 पर पेमेंट होनी है, गुड्स डिलीवर होनी है, सॉरी पेमेंट आज आ गई, ठीक है। अब कैश कहाँ मौजूद है जी, कैश कहाँ मौजूद है जी, कैश यकम जुलाई 2000, तो ये कैश जो है इसको आपने बुक करना है और ये एज अ लायबिलिटी बुक होगा। और जिस टाइम गुड्स डिलीवर होंगी, डिलीवरी है 30 जून पर, जिस टाइम गुड्स डिलीवर होंगी सेल उस दिन रिकॉर्ड होगी। अब सेल की उस दिन की वैल्यू हमारे पास सवाल में नहीं होगी, तो हम ये फ्यूचर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू ना बोल देना, चलो फ्यूचर वैल्यू निकाल कर पहले सवाल में रख लेंगे और फिर काम किया करेंगे। तो इसके लिए असूल बना लो, यहाँ पे एक स्टार लगाओ, यहाँ पे स्टार लगा कर लिखो, अगर कैश पहले और सेल यानी डिलीवरी बाद में हो, अगर कैश पहले और डिलीवरी ब्रैकेट में सेल लिख दो बाद में हो, तो सेल अलग से पहले निकाल कर रख लेंगे। तो सेल फ्यूचर वैल्यू, सेल ब्रैकेट में लिखो फ्यूचर वैल्यू अलग से पहले निकाल कर रख लेंगे, यानी मेरी वर्किंग वन ये हुआ करेगी। वर्किंग वन क्या है जी, कहता है जी आज 2000 रिसीव कर लिया है और 2 साल के बाद अब 14% रेट है, तो +2, अब ग्रो करा, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है भाई, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, तो क्या करोगे, रेज टू पावर +2 कितना आता है 25, अच्छा वो पूरा 2600 ही था तकरीबन जी। तो आपने सेल अलग से निकाल कर रख ली, ठीक है। सेल पहले क्या होता था, क्वेश्चन में कैश गिवन होता था, सेल प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम स्टार्ट सवाल उसी से करते थे, एंड पे कैश फिट कर देते थे। अब उलट हो गया काम, कैश पहले आ गया। अब कैश जब रिसीव करोगे तो वो लायबिलिटी है, लेकिन सेल ने फ्यूचर जब डिलीवरी होनी उस वैल्यू उस दिन बुक होना है, तो उस दिन की वैल्यू आज निकाल कर अलग रख लो, सवाल इससे शुरू नहीं करना। अब एंड पे ये सेल ने फिट होना जाके और ये हमारा सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सेल अलग से निकाल कर रख ली, ठीक है जी। अब सेल आप अलग से निकाल कर रख लें, उसके बाद अब आपका सवाल है और आप हैं, मसले कोई नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर, देखो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट दोनों तरह से हो सकता था ना। कल तक जो सवाल किया, कल आपने क्या किया था, गुड्स डिलीवर कर दी थी और कैश बाद में लिया था। तो इन्होंने कहा, सर ने कहा आपने किसी को फाइनेंस प्रोवाइड किया, इसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। जब गुड्स और कैश में, डिलीवरी और कैश में 1 साल से तक अरसा आ जाए तो ये सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इसमें शामिल हो गया, ठीक है। तो कल हमने क्या किया था, यानी पिछले लेक्चर में ये किया था कि हमने कैश जो कि 2 साल बाद था उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, क्योंकि डिलीवरी आज थी तो सेल्स आज बुक करनी थी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश तो 2 साल बाद आना है। तो उस डेटर को ग्रो करा के इनकम बुक की थी और दूसरे साल के एंड पे वो डेटर ग्रो होकर उतना हो गया था जितना कैश आना है और फिर कैश रिसीव हो गया था। आज काम उलट है, ठीक है।
आज फिर हम क्या करेंगे, डेट, डिस्क्रिप्शन, और आज ये क्या है जी, लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कह लें, एडवांस फ्रॉम कस्टमर कह लें। अब आज जो है ना, आज 1 जुलाई 2000 क्या है 20 पर कैश रिसीव कर लिया आपने, कितना, पूरा 2000, ठीक है। लेकिन साथ ही मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम क्या करो, क्योंकि उसने एंट्रीज मांगी है, तो ये वर्किंग 1 हो गई फिर मेरी, तो ये मेरी वर्किंग 2। इसमें मैं क्या कर लूंगा, सेल पहले अलग से निकाल के रख लूंगा, ठीक है। तो सेल फ्यूचर वैल्यू पर यहां अलग से निकाल कर रख लेते हैं। तो 2000 इंटू 1.14 फ्यूचर वैल्यू है, तो +2 इज इक्वल टू 2599 आपने बताया। ये हमने निकाल कर पहले ही रख लिया, ठीक है। अब 30 जून 2021 आया, अब ये लायबिलिटी को ग्रो कराना है। ये क्या है, लायबिलिटी। तो जब लायबिलिटी ग्रो होगी, बढ़ेगी, तो ये खुशी की बात है, इनकम या गम की बात है, ये तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बन रहा है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हमारी लायबिलिटीज पहले हुआ करती थी, ग्रो, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग वगैरह हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनकम नहीं, आज इंटरेस्ट एक्सपेंस है। 2000 इंटू 14%। आपने बेटा मुझे याद कराना है, मैं तो आपकी एप्लीकेशन भी दूसरी वेस्ट कोड पे भूल गया। ये तो कुछ और है। अच्छा चले जी, 280, अब ये प्लस हो गया और ये बन गया 2280, ये कैरिंग अमाउंट आ गया। और अगर मिसाल के तौर पे यही सवाल बन जाए किस्तों वाला, तो किस्त एक आ भी जाएगी, लेकिन फिर फ्यूचर वैल्यू ज़रा और तरीके से निकलनी है, वो फिर देखेंगे इंशाल्लाह, वो हम देखेंगे। अभी फिलहाल गुड्स पे ही रखो, वो सर्विसेज में होना है। चले, अच्छा जी, अब 30 जून 2022 आना है, तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक होना है, ठीक है जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस 2280 इंटू 14%, आंसर इज 319। लेकिन ये वो दिन है जिस दिन आपने गुड्स डिलीवर कर देनी है, तो इस दिन आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है उस फिगर पे जो आपने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है। अब जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, जब गुड्स डिलीवर करनी है, तो क्या एंट्री होती है उसकी, आप कैश नहीं आना, कैश तो पहले आ गया, तो क्या एंट्री करते होते थे, लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट, सेल क्रेडिट, रेवेन्यू क्रेडिट। मतलब लायबिलिटी कम हो जाएगी और रेवेन्यू बुक हो जाएगा। यानी वो बचपन अब गया जब आप बस कहते थे बस ठीक है एडवांस हमने ले लिया, और जब गुड्स डिलीवर करेंगे तो फिर उस वक्त लायबिलिटी डेबिट। हाँ, अगर साल के अंदर अंदर ये मामला हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है आप, तो फिर ऐसे ही होता है लायबिलिटी डेबिट। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ जाए तो IFRS 15 ने आके अब देखो क्या ड्रामा कर दिया कि फिर भाईजान अलग करो, गुड्स के पैसे अलग करो और ये इंटरेस्ट अलग करो। लेट पेमेंट आपको मिले, इस पर आप इंटरेस्ट इनकम लें, या आप बाद में चीज़ें दें, तो किसी के पैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं पहले एडवांस में लेके, तो उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस दें, अलग करें, ठीक है। खैर, तो 30 जून पे आप क्या रिकॉर्ड करोगे, सेल्स, सेल रिकॉर्ड करनी, क्योंकि इस दिन चीज़ें डिलीवर हो रही हैं वर्किंग 2 से। बल्कि यहाँ ये भी लिख दूँ, जैसे कल PV लिखा था, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हम फ्यूचर वैल्यू और वर्किंग नंबर 2 में निकाली थी 2599, देख लो 0 हो गया होगा, नहीं तो कोई राउंडिंग का डिफरेंस होगा तो होगा, ठीक है, ओके। चलो, अब इसकी एंट्रीज क्या होंगी, मेरे ख्याल में तो आपको खुद आती होंगी। एंट्रीज आपको पहले से ही आती, पर ये एक काम सिखाना था, सिखा दिया। ये ज़रा टफ लगता है बस, लेकिन बस ये जहन में रखना है। ये नक्शा आपके सामने बनाया है, कौन सा नक्शा, ये ऊपर वाला नक्शा। ये अगर गुड्स आज डिलीवर हो रही हैं
और कैश बाद में आ रहा है और साल से ऊपर का अरसा है, तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व हो गया। अब ट्रांजैक्शन प्राइस 2000 नहीं है, ट्रांजैक्शन प्राइस कुछ और है, इंटरेस्ट को बीच में लेकर आओ, ठीक है। तो फिर क्या करना है, क्योंकि डिलीवरी पर सेल बुक होनी है, तो इसलिए कैश बाद में पड़ा है, उसको घसीट के इधर लाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू में सेल बुक करेंगे, डेटर बुक करेंगे, ग्रो करा के ले जाएंगे। अच्छा, अगर आपने कैश आज रिसीव किया है, गुड्स बाद में आनी है, और ये कैश आपने इतना पहले रिसीव कर लिया है कि 1 साल से ऊपर का अरसा आ रहा है, इसमें 2 साल का अरसा आ रहा है, तो फिर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ गया। अब कैश रिसीव करने पे सेल बुक नहीं होनी, सेल तो बुक होनी है पीओ सेटिस्फाई करने पर, जो कि हमारी डिलीवरी ऑफ गुड्स है, तो वो 2 साल बाद होनी है। तो इस कैश से फ्यूचर वैल्यू निकाल के अलग सवाल में रख लेंगे। कैश जो आज रिसीव किया है, इसको रेवेन्यू नहीं बुक कर सकते, ये लायबिलिटी है। फिर इस लायबिलिटी ग्रो कराकर आप पहुंचोगे डिलीवरी के दिन, और उस दिन फिर सेल रिकॉर्ड करने के लिए लायबिलिटी डेबिट करके रेवेन्यू उस दिन क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या एंट्रीज बनी जी? फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022, तो 1 जुलाई 2000, तो फिर ये 22 कैसे आ गया? 30 जून 2021, तो 1 जुलाई 2020 पर ये एंट्री कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बिल्कुल लिख ले, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 2000 से, उसके बाद 30 जून 2022 आएगा, 21 ही आएगा, बल्कि 22 ही आता है ना, 30 जून 2021। अब ये लायबिलिटी ग्रो होगी, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक होना, जैसे पहले करते आए, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 280, साल खत्म। फॉर द ईयर एंडेड, बोर हो रहे हो आप लोग? अभी आता है पास पेपर, लग जाता है पता आप। अच्छा, निकलना उसमें भी कुछ नहीं, बस करेक्शन करवा देगा वो। जो आपको आता है ना, वो कहेगा हाँ आपको जो आता है ना वो तो छोड़ो, जो हमारे अकाउंटेंट ने कारनामा हाय सरंजाम दिया है उसको दुरुस्त करो। चंगा भला बंदा जा रहा होंदा है, चंगा भला राती सुता सी, हाँ जी, चंगा भला FRS पढ़ना जा रहा सी, तो अभी पास पेपर आ गया, लेकिन कुछ भी नहीं निकलेगा उसमें से भी इंशाल्लाह। 30 जून 2022 पर पहले बुक कर लो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 319, और उसके बाद इसी दिन गुड्स डिलीवर कर दो। तो गुड्स डिलीवर करने पे रेवेन्यू बुक हो सकता है, तो रेवेन्यू कब बुक करना है? जब पीओ सेटिस्फाई हो, कितने पर? फ्यूचर वैल्यू पर। अब आज कैश नहीं आया, आज आपकी वो लायबिलिटी खत्म हो गई, तो लायबिलिटी बिल्कुल इसी अमाउंट पे पहुंच चुकी है, चेक कर लो, 2000 प्लस 280 प्लस 319, तो आपने फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को खत्म लायबिलिटी अब आपकी, अब कोई लायबिलिटी नहीं है आपके जिम्मे, हो गया जो काम आपने करना था वो। तो ये जनाब आपका सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। अब यूं करें, थोड़ा सा पास पेपर्स की तरफ चलते हैं, खुशबू लगा के। ताकि साथ साथ ये भी चलते रहें। अच्छा, वैसे नजर तो मार लें वैसे हैं सवालों के ऊपर, क्या सूरत हाल चल रही है। ठीक है, अब मार्च 25 में इतना गुस्सा उसने नहीं दिखाया, कुछ लोगों को उससे काफ़ी मायूसी भी हुई थी, लेकिन उससे पहले का गुस्सा चेक कर लो। 16 नंबर, ये 8 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर और 7 नंबर बन गए मिलकर 16 नंबर। ये एथिक्स के साथ मिक्स किया हुआ आई थिंक उसने। फिर 16 नंबर, तो ये T2 वाला टॉपिक है। 8 नंबर कभी ऊपर नीचे हो जाता है। T2 वाले टॉपिक का मतलब ये होता है कि ये अप टू 20 मार्क्स टेस्ट कर सकता है, तो आप गौर फरमाएं। ये देखें, ये 4 और 5 9 और 6
तो ये 15 तक जाता है, कभी कभी कम भी रह जाता है, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पे आप देखें तो ये अराउंड 15 टेस्टिंग कर रहा है। ये देखें फिर 15, 11, बहुत पुरानी बात होगी, ये उस वक्त FAR 1 में होता था। ये 5 और 4 9, फिर 4, फिर 14 और फिर बस, तो अभी ज़रा 11वें पे आ गए। तो ऑन एवरेज 10 से 15 नंबर की टेस्टिंग ये कर रहा है। अच्छा, अब 11वें के अंदर आज हमने 2 सवाल कर लेने हैं, पहला और चौथा। दरमियान वाले जो 2 हैं वो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े नहीं हैं। ये रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस करना प्राइस, एक ये कॉन्सेप्ट है, और दूसरे के अंदर जनाब डिस्काउंट वाउचर है। तो ये अभी फ़िलहाल हमें वेट करना पड़ेगा, जिस दिन ये कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे उस दिन यहाँ से आके ये सवाल कर लेंगे। फ़िलहाल पॉइंट 1 और पॉइंट 4 आप कर सकते हैं, यानी 16 नंबरों में से आप 8 नंबर करने के काबिल हो चुके हैं। अभी आपको जुमा 1.5 दिन हुआ है, ठीक है। आमिर भाई मिटा दें, बोर्ड मिटा दें। सवाल पढ़ें जी। पहला सवाल, ऑन 1 नवंबर 2020, रिक्वायरमेंट तो ज़रा पढ़ें। अरे सारी फिल्म ही सड़ गई हैं। हालांकि एडजस्टमेंट पढ़ के आपको बेहतरीन समझ आना है। अच्छा हाँ, इसको तो ये करना है, बेसिक सा सवाल है? पढ़ो ज़रा। ईयर एंड हमारा 30 जून 21, ठीक है। ईयर एंड हमारा क्या है जी? 30 जून 2021। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ PML फॉर द ईयर 30 जून 21 आर अंडर प्रेपरेशन। While reviewing revenues from contract with customer, following matters have been identified. अच्छा, ऑन 1 नवंबर 20। देखो भाई, हमारा साल 30 जून वाला होना तो आपको बड़ा मसला शुरू हो जाता है, तो लिख लिया करो ना, ये 1 जुलाई 20 से 30 जून 21, ये हमारा साल है, ओके। और ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है, ये हो रही है जनाब किस दिन? ये ट्रांजैक्शन हो रही है किस दिन जी? 1 नवंबर 20 पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन है। अच्छा, क्या हुआ है? PML सोल्ड कार A to Alpha Limited फॉर 5 मिलियन। कितनी कार बेची है जी? ये बिल्कुल पहले दूसरे सवाल जैसी कहानी बन जानी है मुझे लग रहा है। एज पर कॉन्ट्रैक्ट 1 मिलियन वुड बी पेड इमीडिएटली, नहीं अच्छा अभी वाले 1 मिलियन वुड बी पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस वुड बी पेड आफ्टर 2 ईयर्स। अब आई क्या पहना, थोड़ा सा तो ट्विस्ट डालना था ना, सीधा तो पूछना नहीं। अब अच्छा भला हमने पढ़ लिया था कैश आज डिलीवरी बाद में, या डिलीवरी आज कैश बाद में। उसने कहा डिलीवरी तो आज है, कुछ कैश अभी है, कुछ कैश बाद में। तो यहाँ के लिए मशवरा यही होता है ऐसे मामलात के लिए कि आपने अपनी तरतीब नहीं छेड़नी। मतलब आपको तो नज़र आ रहा है कि 5,000 रुपये में से 1,000 आज रिसीव हो रहा है, तो क्यों ना हम 4,000 से वर्किंग करें। आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा ना करें। आप 4,000 को बेशक डिस्काउंट करें या कंपाउंड करें, वो जो भी फ्यूचर वैल्यू करना करें, लेकिन 1,000 को उसके साथ वैसे ही चिपका दें, 1,000 को वैसे ही लिख लें। 1,000 लिख के बेशक फ़ौरन माइनस कर दें, मुझे कोई मसला नहीं है, तरतीब न छेड़ें। ये मेरी राय है, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, अब आगे तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता, इसको ज़रा मिटाएं। तो यार प्लीज़, अकाउंटेंट हैज़, पता नहीं क्या, हाँ थोड़ी सी बीच में जो मतलब की बात है, अकाउंटेंट हैज़ रिकॉर्डेड रेवेन्यू, इसको बाद में पढ़ेंगे। द कॉस्ट ऑफ कार इज 35 मिलियन। ये सिर्फ मुझे मतलब की बात एक मिल गई और ये मैंने यहां से उठा ली, ठीक है जी। अब मुझे क्या चाहिए? पहली बात तो ये है कि ट्रांजैक्शन प्राइस मुझे ढूंढ के बताओ कितनी है। ट्रांजैक्शन प्राइस कौन सी है? ट्रांजैक्शन प्राइस 5 मिलियन इज द ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कार ए की बात हो रही है और 2 साल का फाइनेंसिंग पीरियड आ गया, तो क्या ख्याल है? छोटी सी वर्किंग कर सकते हो ओरिजिनल के लिए? करो, पार्ट 2 शुरू कर लो आप।